हेलो गाइस, आईआईटी जेईई 2025 फिजिकल केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये पीवाईक्यूज इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन के जरिए पूछे जा सकते हैं और इससे आपको ये आइडिया भी लग जाएगा कि किस टाइप के पीवाईक्यूज हमारे आईआईटी जेईई मेंस के एग्जाम में आते हैं। तो हम फिजिकल केमिस्ट्री बेसिकली डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज में अगर डिस्कस करें हम तो सबसे, और ये पीवाईक्यूज आपका बेसिकली क्लास 11 से आपका वो रहेंगे, बिलोंग करेंगे। जितने भी पीवाईक्यूज होंगे सारे आपके क्लास 11 का पार्ट है। तो सबसे पहला अगर पीवाईक्यू अगर आप देखें तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर रहा है कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके अंदर। तो अगर आप देखें फर्स्ट वाले में आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखें तो जो जीरोज नॉन जीरो के बीच में आती है, नॉन जीरो नंबर्स के बीच में, जैसे 1 और 3 के बीच में 3 जीरो आ रही है, तो ये भी काउंट होगी। इसका मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके अंदर। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 5। वहीं अगर हम नेक्स्ट बात करें 15.0, तो ये पॉइंट के बाद वाला डेसिमल भी काउंट होता है। तो यहां पर आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई 3। इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपका। ए में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बी में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बट आप डी में देखें तो डी में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ए सी एन डी। ए सी एन डी। अगर आप ए की बात करें तो अगर हम यहां पर लिखेंगे किसमें कितनी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ए में सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3। वहीं अगर हम बी में बात करें तो बी में सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 5। वहीं अगर हम सी में बात करें तो सी में सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3, और डी की हम बात करें तो डी में सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3। तो हमारा क्या हो गया? ए सी एन डी। ए सी एन डी में आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो आंसर हो गया आपका सी ऑप्शन। 8 अप्रैल 2023 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है आपका। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन डिस्कस करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है लिमिटिंग रिएजेंट से। किसे आता है? लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहां अगर आप देखें तो रिएक्शन आपको गिवन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके आपका क्या बना रहा है? अमोनिया बना रहा है। वो कह रहा है कि इनमें से कोई, देखो यहां अलग अलग कॉम्बिनेशन दे रखा है। 14 ग्राम नाइट्रोजन, 4 ग्राम हाइड्रोजन, 56 ग्राम नाइट्रोजन, 10 ग्राम हाइड्रोजन, 28 ग्राम नाइट्रोजन, 6 ग्राम हाइड्रोजन, और 35 ग्राम नाइट्रोजन, 8 ग्राम हाइड्रोजन में से आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें डाई हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। तो डाई हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए पहले। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसकी एक ट्रिक होती है लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करने की। आप सबसे पहले कुछ भी दिया हो आप मोल निकालो रिएक्टेंट्स के। क्या निकालो? मोल। मोल को डिवाइड कर दो स्टोइशियोमेट्री से। याद रखना, मोल को किससे डिवाइड कर दो? स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड कर दो। अगर आप मोल को स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड कर देंगे तो जिस भी रिएक्टेंट का नंबर आपका क्या आएगा? कम आएगा, तो वही आपका क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो कम क्वांटिटी में पाया जाता है। लिमिटिंग वो कम क्वांटिटी में है। कैसा है? कम क्वांटिटी में, इसलिए हम उसे बोलते हैं लिमिटिंग। और एक होता है एक्सेस रिएजेंट जो कि आपका लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है। तो आइडेंटिफाई करने की अपना ट्रिक क्या है? मोल डिवाइड बाय स्टोइशियोमेट्री। आप समझ रहे, मोल डिवाइड बाय स्टोइशियोमेट्री। तो हम एक एक करके सब में मोल और स्टोइशियोमेट्री सॉल्व करके निकालते हैं। जैसे यहाँ पर 14 ग्राम आपको नाइट्रोजन दे रखा है, तो यहाँ पे N2 का अगर आप मोलर मास देखें, N2 का मोलर मास होता है 28। कितना होता है? 28। 14 ग्राम आपको गिवन है, तो आप 14/28 करेंगे तो इसके मोल्स कितने आ गए? 1/2। ठीक है, 14 से 28 कटा, आपका कितने मोल्स? 1/2 आ गए। स्टोइशियोमेट्री की 1 है तो 1 से डिवाइड कर देंगे, 1/2 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1/2 ही रहेगा। यानी यह आपका 0.5। कितना है? 0.5। वहीं अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो 4 ग्राम हाइड्रोजन है, इसके अगर हम मोल्स आइडेंटिफाई फाइंड करेंगे तो 4 डिवाइड, इसके मोल्स आइडेंटिफाई फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? 4 डिवाइड बाय कितना होता है हाइड्रोजन का? 2। तो 4 डिवाइड बाय 2 यानी कि 2 आ गया। फिर हम इसे की स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड करेंगे तो 2/3 आता है आपका 0.67। कितना आता है? 0.67। तो बताइए 0.5 0.67, ये तो हाइड्रोजन ज्यादा है। अगर हाइड्रोजन देखे तो ज्यादा आ रहा है भाई। मोल्स को पहले मोल निकाले मास बाय मोलर मास से, उसको डिवाइड कर दिया स्टोइशियोमेट्री से, तो जो नंबर आया वो नाइट्रोजन वाले नंबर से ज्यादा है। इसका मतलब पहले वाले केस में तो हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है आपका। नेक्स्ट अगर हम सी ऑप्शन में आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें सी में, तो अगर आप सी ऑप्शन देखें तो हमें 56 ग्राम नाइट्रोजन दिया हुआ है। तो 56 ग्राम नाइट्रोजन यानी हम कैसे निकालेंगे? 56 डिवाइड बाय 28 यानी कि आ गया 2। स्टोइशियोमेट्री 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना है? 2 ही आएगा। कितना आएगा? 2 ही आया आपका। ठीक है भाई, हाइड्रोजन के लिए आइडेंटिफाई करते हैं। 10 ग्राम हाइड्रोजन है, 10 ग्राम हाइड्रोजन है तो 10 डिवाइड बाय 2 करेंगे। अब 2 मोलर मास होता है हाइड्रोजन का, तो ये कितना है? 5। और 5 को फिर हम इसकी स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड करेंगे तो स्टोइशियोमेट्री कितनी है उसकी? वहां पे स्टोइशियोमेट्री देखो, स्टोइशियोमेट्री है 10, यानी हम 5 को डिवाइड करेंगे किससे? 10 से। तो अगर आप 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा? 5 को 10 से डिवाइड करके 1/2 आएगा। क्या आएगा? 1/2। 5 को 10 से डिवाइड करा, यह है 1/2, और 1/2 हो गया आपका 0.5। यानी यहां पर आपका हाइड्रोजन नाइट्रोजन से कम है। नाइट्रोजन का 2 आ रहा था, इसका 0.5 आ रहा था, यानी लिमिटिंग रिएजेंट आपका क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। क्या हो गया? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ही हमें लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना था, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। 56 ग्राम नाइट्रोजन, 10 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन जो है वो आपका क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। दोबारा देखिए लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? मोल डिवाइड बाय स्टोइशियोमेट्री। मोल डिवाइड बाय स्टोइशियोमेट्री से।
मोल्स हमने कैसे निकाले, मास बाय मोलर मास से। मास बाय मोलर मास का जो आंसर आया 1/2, उसको डिवाइड कर दे स्टोइशियोमेट्री से। नाइट्रोजन की स्टोइशियोमेट्री 1 है, स्टोइशियोमेट्री होता है जो आगे लिखा होता है, नाइट्रोजन की स्टोइशियोमेट्री 1 है, हाइड्रोजन की स्टोइशियोमेट्री 3 है, अमोनिया की स्टोइशियोमेट्री 2 है। तो ये स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड, हमें केवल रिएक्टेंट में से फाइंड करना होता है लिमिटिंग रिएजेंट, रिएक्टेंट ही कंबाइन करते हैं, उन्हीं में से एक रिएजेंट लिमिटिंग होता है, एक रिएजेंट एक्सेस में होता है। तो आपको क्या करना है, मोल डिवाइड बाय स्टोइशियोमेट्री कर दो, जो भी कम आ जाए वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। मोल डिवाइड बाय स्टोइशियोमेट्री, मोल निकालने का तरीका क्या है, मास बाय मोलर मास। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर लाइकली टू बी फाउंड इन, कि इलेक्ट्रॉन्स आपका कहां पर आपको कम मिलेगा। तो यहां पर अगर आप इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ में देखो, जब भी इस टाइप का ग्राफ दिया हो और आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन्स कहां पर पाए जाएगा, इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहां पर है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी, एक तो जो भी आपको ग्राफ में कोई जो ग्राफ अगर आपको दिया होगा तो उस ग्राफ में जो भी आपको पीक्स दिखेंगी, जैसे यहां पर ये ए पॉइंट और सी पॉइंट, ए पॉइंट और सी पॉइंट, अगर मैं ए पॉइंट और सी पॉइंट को देखूं तो ए पॉइंट और सी पॉइंट मुझे दिख रही है पीक। तो ग्राफ में जो भी पॉइंट आपको पीक दिखेगा, तो ए और सी पॉइंट यहां पर मुझे पीक में दिख रहा है, जो भी पॉइंट आपको पीक में दिखेगा ए और सी पॉइंट, तो वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका हो जाएगा कि भाई यहीं पर आपका इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई हो रहा है। तो आप याद रखना ए पॉइंट एंड सी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ए पॉइंट और सी पॉइंट किसमें रखा है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है भाई। जहां पे आपको ये एम्पलीट्यूड दिख जाए ना, ऊपर वाला नीचे वाला, ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड नेगेटिव एम्पलीट्यूड, यहां पर आपका इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो मोस्ट लाइकली इलेक्ट्रॉन इस रीजन में पाया जाएगा। जब भी ग्राफ दिया हो ऐसे निकालना। और जो यहाँ पर ये वाले पॉइंट्स होते हैं, ये नोड्स वाले पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कम होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको रखना है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमें मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग 16 ग्राम CH4, 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 0.5 मोल ऑफ SO2। और इधर भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, उस हिसाब से आपको देखना है। तो एक एक करके देखते हैं। वेट 28 ग्राम, अगर इधर हम लिस्ट 2 में देखें तो वेट 28, इनमें से वेट 28 किसका हो सकता है, अगर हम ये देखें तो वेट 28, 1 मोल नाइट्रोजन। अगर आप 1 मोल नाइट्रोजन का वेट निकालें तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मोल्स का फॉर्मूला होता है मास बाय मोलर मास। मोल्स का फॉर्मूला आप देखिए मास बाय मोलर मास, ठीक है, मास बाय मोलर मास, ठीक है। तो अगर मैं मास यहाँ पे मोल्स रखूं, मोल्स 1 है, मास हमें आइडेंटिफाई करना है। इसका नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है 28, 28 मल्टीप्लाई जाएगा 28 ग्राम आ गया, कितना आ गया 28 ग्राम। तो ये जो 28 ग्राम आया है ये मास आया है आपका किसका, डाई नाइट्रोजन का 28 ग्राम। तो इसका मतलब 1 मोल नाइट्रोजन का 28 ग्राम मास होता है, यानी सी का ऑप्शन है आपका 1। सी का ऑप्शन 1 केवल और केवल डी ऑप्शन में दिया हुआ है आपको, देखो कौन सा ऑप्शन में, डी। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। पर एक बार को हम और भी चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम और भी चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हम हाइड्रोजन को पकड़ते हैं 1 ग्राम हाइड्रोजन, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के अगर मैं मोल्स आइडेंटिफाई करूं, क्या आइडेंटिफाई करूं, मोल्स, 1 ग्राम हाइड्रोजन के कितने मोल्स होंगे, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के मोल्स जो होंगे, मास 1 ग्राम है, मोलर मास 2 है हाइड्रोजन का, तो 1/2 यानी 0.5 मोल्स होंगे, कितने होंगे 0.5 मोल्स। 1 मोल जो होता है कितना, 1 मोल, किसी का भी जो 1 मोल होता है वो ऑक्यूपाई करता है कितना 22.4 लीटर। तो बताओ अगर किसी का आधा मोल होगा, 0.5 मतलब आधा मोल होगा, तो वो कितना ऑक्यूपाई करेगा 11.2 लीटर, ठीक है भाई। हाइड्रोजन के जो मोल्स आए, हाइड्रोजन के मोल्स कितना है 1/2, मास बाय मोलर मास, मास है 1, मोलर मास है 2, तो आ गया 0.5 यानी आधा मोल, है ना। एक मोल में 22.4 लीटर ऑक्यूपाई होता है, तो आधा मोल में कितना ऑक्यूपाई हुआ 11.2 लीटर। तो कितना आंसर हो जाएगा 11 यानी 1 मोल 1 ग्राम हाइड्रोजन 11.2 लीटर ऑक्यूपाई करता है एसटीपी पर, कितने पर, एसटीपी पर, ठीक है, एट एसटीपी। तो बी का ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, बी का ऑप्शन यहाँ पे देखो 4 भी आ रहा है, 2 हमने आइडेंटिफाई कर लिए, कंफर्म हो गया। वैसे तो एक से ये हो जाता है, पर फिर भी आप 2 क्लैरिटी के लिए अपना कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो अमंग द फॉलोइंग द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लोवेस्ट, 2s ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम किसमें होगी, ये आपसे पूछ रहा है। 2s ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम किसमें होगी, एनर्जी सबसे कम यानी वो स्टेबल ज्यादा होगा भाई, एनर्जी कम इसका मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है, एनर्जी कम इसका मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा। तो याद रखना एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा, भाई स्टेबल उसका इलेक्ट्रॉन होगा जिसका न्यूक्लियर चार्ज जिसका सबसे ज्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज जिसका सबसे ज्यादा होगा तो वो होल्ड करके रखेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा, इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागेगा नहीं, यानी एनर्जी में कैसा होगा, लोवेस्ट होगा। कैसा होगा, लोवेस्ट। उस हिसाब से आप देखें आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें से न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा है, जिसका आपका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका, पोटेशियम का, किसका, पोटेशियम का, क्योंकि सोडियम का तो आपका 11 है, हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का 3 है, तो आपका जीता कौन, पोटेशियम जीत गया। कौन सा जीत गया, पोटेशियम का 19 होता है, तो पोटेशियम का ज्यादा है, इसका मतलब पोटेशियम का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन स्टेबल होगा, स्टेबल होगा तो एनर्जी उसकी लोवेस्ट होगी। तो आंसर हो गया आपका पोटेशियम। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट में आपका क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड है। व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम जनरेट्स फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ वेलोसिटी इतना इतना
आपसे वर्क फंक्शन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वर्क फंक्शन। तो अगर आपको आइंस्टीन का काइनेटिक एनर्जी रिलेशन याद हो, क्या याद हो? काइनेटिक एनर्जी रिलेशन। तो आइंस्टीन का काइनेटिक एनर्जी रिलेशन कहता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू, यानी एनर्जी ऑफ लाइट माइनस का वर्क फंक्शन, माइनस का वर्क फंक्शन फाई नॉट। आइंस्टीन का काइनेटिक एनर्जी रिलेशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है आइंस्टीन की। क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी आपकी बराबर है लाइट की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन के। लाइट की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन के बराबर होती है। अभी जो लाइट की एनर्जी एच न्यू, इसको निकालने का एक तरीका होता है। इस एच न्यू को आप डायरेक्टली निकाल सकते हो 12400 डिवाइड बाय वेवलेंथ करके, डिवाइड बाय वेवलेंथ करके। तो वेवलेंथ हमें 4000 दी हुई है। क्या दी हुई है? 4000 दी हुई है। तो जो अगर एंगस्ट्रॉम में दिए तो डायरेक्टली एंगस्ट्रॉम में रख देते हैं यहाँ पे। तो 12400 डिवाइड बाय वो करूंगा अगर मैं, तो देखिए यहाँ क्या आया 12400 डिवाइड बाय, अगर मैं यहाँ वेवलेंथ रख दूंगा 4000 एंगस्ट्रॉम, तो मेरा ये वाला आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और काइनेटिक एनर्जी की जगह हम क्या रखेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम। इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन निकला है, फोटो इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है इसने 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31। तो 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31 यहां पर गिवन है, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31। और साथ साथ यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर भी आएगा। वेलोसिटी आप देखें तो 6 है, इंटू 10 की पावर 5, 6 का कितना हो जाएगा? 36। तो 36 हो गया। और 10 की पावर 5 का कितना हो जाएगा? 10 की पावर 10। तो 10 की पावर 10 भी यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। पर ये जो इस तरफ चीज चल रही है जूल में चल रही है। किसमें चल रही है? जूल में। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट होगी। अब इसको सॉल्व करके हमें फाई नॉट निकालना है। क्या निकालना है? फाई नॉट निकालना है। तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं 12400 डिवाइड बाय इसको 4000 को। तो 0 से 0, 0 से 0 कट गई, 4 1 4 0, 4 3 12, 4 1 4, यानी इधर तो आएगा 3.1, क्योंकि डिवाइड बाय 10 है। 31 डिवाइड बाय 10 3.1 आया। इधर क्या? माइनस का फाई नॉट है। इस चीज को अगर हम सॉल्व करें कि 36 से, ये 36 डिवाइड बाय 16, ये सब तो सबसे पहले आप 10 की पावर पहले तो 2 से कट कर देते हैं। तो 2 से आ गया यहाँ पर 18। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 9 मल्टीप्लाई बाय 18 इंटू, एक एक करके देखिए आराम आराम से देख रहे हैं। माइनस का आपका 31 प्लस का क्या है आपका? माइनस का 31 है, प्लस का 10 है। 36 इंटू 10 की पावर 10 था, तो प्लस का 10 है। और नीचे जो पावर है माइनस 19, वो क्या हो जाएगी? ऊपर जाके प्लस का 19 हो जाएगी। तो माइनस 31 प्लस 10 प्लस 19, और नीचे आपका साथ साथ क्या है? 1.6 इंटू 10 की पावर 1.6 है खाली, क्योंकि 10 की पावर तो हम ऊपर भेज दी, तो 1.6। ठीक है, तो इतना हो गया ये। बस हमें ये वाला अगर हमारा सॉल्व हो जाए तो हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, जो भी आना होगा। तो हमने यहाँ पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाते ऊपर कितना आया? जैसे हम पॉइंट रिमूव करेंगे तो पॉइंट रिमूव करते यहाँ पे ऊपर आ गया आपका 90। 16 90 से आराम से कट सकता है। 16 5 कट नहीं, 16 5 तो 80 होता है ना। पर 5 के समथिंग आसपास कटेगा। 2 से काट सकते हैं क्या? 2 8 16, 2 9 18। ठीक है, तो ऊपर कितना आ गया? 90 इंटू 9 अपॉन 8। 90 इंटू 9 करेंगे तो कितना आएगा? 810। 9 9 81, 810 डिवाइड बाय 8 इंटू 10 की पावर माइनस 31 प्लस 10 अगर करेंगे तो माइनस का 21 आएगा। क्या आएगा? माइनस का 21। और माइनस का 21 प्लस 19, तो ओवरऑल आएगा माइनस का 1। क्या आएगा? माइनस का 1। 10 की पावर माइनस 1 है और यहाँ 0 है। 10 की पावर माइनस 1 से 0 कट जाएगा। ठीक है, इजिकल टू 3.1 माइनस का फाई नॉट। तो लगभग अगर इधर देखें तो 81 डिवाइड बाय 10 लगभग 10 के आसपास है। किसके आसपास है? लगभग 10 के आसपास है। तो हम इसे लगभग 10 के आसपास, 10 से थोड़ा ज्यादा होगा, इक्वल टू 3.1 माइनस का फाई नॉट। ठीक है, इसे हम कट करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा आपका 10 के आसपास, और कितना आएगा? 3.1 माइनस फाई नॉट। एक बार और ध्यान से देख लेते हैं। देखिए हमने क्या करा? हाफ एम वी स्क्वायर मास रखा। यहाँ पर मास कहता है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31 आपका मास रखा। वेलोसिटी का स्क्वायर करा, 6 का स्क्वायर 36, 10 की पावर 5 का स्क्वायर करेंगे 10 की पावर 10 आएगा। और नीचे हमने 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से इसलिए डिवाइड कर दिया ताकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाए। और इधर अपना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्टली आ गया। 12400 को 4000 से डिवाइड करा, 2 0 से 2 0 कटी। ठीक है, फिर आपका यहाँ से 10, 4 1 40, 4 3 12 1। तो 31 डिवाइड बाय 10 कितना है? 3.1 माइनस का फाई नॉट। और यहाँ पे यार आपका इधर आ गया कितना? इधर हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया तो 2 से काटा 18, 2 18 हो गया ना 36। तो 9 इंटू 18, तो 9 इंटू 18, 10 की पावर हमने सारी एक साथ ले ली। 10 की पावर माइनस 31 प्लस 10 और प्लस 19, प्लस 10 प्लस 19। तो माइनस 31 प्लस 10 जो आएगा वो माइनस का 21 आएगा। माइनस का 21 प्लस 19, ठीक है, माइनस का 19 20, यहाँ पे माइनस का 2 आएगा। क्या आएगा? माइनस का 2 आएगा। ठीक है, तो माइनस का 2, एक जीरो चली जाएगी तो 1 बच जाएगी, यानी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 81। एक मिनट, 10 नहीं, एक 10 और नीचे रहेगा, ये लगभग 1 के आसपास आएगा। किसके आसपास आएगा? 1 पॉइंट समथिंग के आसपास। ठीक है, तो अगर ये लगभग 1 पॉइंट समथिंग के आसपास हो गया, इसके बाद हम 3.5 नॉट को इधर लाएंगे, 5 नॉट को इधर लाएंगे और ये हो जाएगा 3.1 माइनस 1, तो लगभग 2 पॉइंट कितना? 3.1 में से 1 गया तो लगभग 2.1 के समथिंग आएगा। कितना आएगा?
2.1 के समथिंग। तो अगर आप 2.1 के समथिंग देखे, देखिए कोई ऑप्शन है जो 2.1 के समथिंग दे रखा है, बिल्कुल सी ऑप्शन। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इसमें हिसाब लगा के आपको करना होता है, कैलकुलेशन को शॉर्ट करना होता है ताकि हम जल्दी जल्दी उसको सॉल्व कर लें। तो इस तरीके से आप इसे देखो, ये भी एक फॉर्मुला है, वरना अगर आप इसमें HC अपॉन लैम्डा बकायदा H की वैल्यू फ्रीक्वेंसी निकाल के रखते तो और बड़ा हो जाता। तो ऐसे करके जल्दी जल्दी हमें करना होता है ना। यहां हमने देखो ढंग से पूरा डिवाइड करा, हमने सीधा क्या कर दिया, 810 डिवाइड बाय 8 ले लिया और इसे सीधा 10 लिख दिया, और यहाँ 10 के बाद -2 और 10 था, एक कट गया, एक 10 नीचे चला गया, 10 का 1 आ गया, 1 उधर गया, 3.1 -1 होगा, लगभग 2.1 आपका वर्क फंक्शन आ गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया, किसमें आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है रिएक्शन, कार्बन ग्रेफाइट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, CO2 बना रहा है, क्या बना रहा है, CO2, और रिएक्शन की एंथैल्पी आपको गिवन है X। अगले वाले में कार्बन ग्रेफाइट हाफ O2 के साथ है, CO बना रहा है, एंथैल्पी है Y, और लास्ट जो रिएक्शन है वो इन दोनों का कंबाइन करके दे रखा है Z। अब कंबाइन किस तरीके से करा, देखिए अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को देखें, इन दोनों रिएक्शन में मैं ऐसा क्या करूं कि ये वाली रिएक्शन बन जाए। तो सबसे पहले तो सेकंड रिएक्शन को हम रिवर्स करेंगे, सेकंड को क्या करेंगे, जो सेकंड नंबर की रिएक्शन है उसको करो आप रिवर्स। जैसे आप उसको रिवर्स करोगे तो जो एंथैल्पी है वो क्या हो जाएगी, एंथैल्पी हो जाएगी माइनस का एक्स, क्या हो जाएगी, रिवर्स करा तो एंथैल्पी आपकी होगी माइनस का एक्स, एक्स थी तो रिवर्स करती माइनस एक्स हो गई, है ना। इस रिएक्शन को रिवर्स क्यों करा, सेकंड को सॉरी माइनस का वाई, सेकंड को करा है रिवर्स, सेकंड को अगर रिवर्स करा है तो यहां पर क्या आएगा, माइनस का एक्स नहीं आएगा, माइनस का क्या आएगा, वाई। सेकंड को अगर आपने रिवर्स करा तो यहां माइनस का वाई आ गया। ठीक है, सेकंड को रिवर्स क्यों करा, क्योंकि आपको CO थर्ड रिएक्शन अगर बनानी है, क्योंकि थर्ड रिएक्शन अगर तीनों में रिलेशन सेटअप करना है तो मैंने देखा इन दो को मिलाकर मैं थर्ड बना सकता हूं। कैसे, अगर मैं सेकंड वाली को रिवर्स कर दूं तो CO आपका रिएक्टेंट साइड पर आ जाएगा, CO रिएक्टेंट साइड पर आ जाएगा, CO2 मुझे प्रोडक्ट साइड पर चाहिए, नहीं पहली वाली रिएक्शन एज इट इज रहनी चाहिए, क्या रहनी चाहिए, एज इट इज की एज इट इज रहनी चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई, तो यानी कि मैंने सेकंड को रिवर्स करा, पहली एज इट इज यानी प्लस एक्स, और ऐड कर रहा हूं मैं बाद में, सेकंड वाली को रिवर्स करके अगर फर्स्ट में ऐड कर दूंगा तो थर्ड वाली रिएक्शन बन जाएगी। सेकंड वाली को रिवर्स करके फर्स्ट में ऐड करूंगा तो कौन सी रिएक्शन बनेगी, थर्ड वाली रिएक्शन आपकी बनेगी। तो इस सेकंड वाली को मैंने रिवर्स करा तो -y प्लस एक्स, तो बन जाएगी इक्वल टू कौन सी रिएक्शन, z यानी थर्ड वाली। तो तीनों में रिलेशन हो गया z इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, या फिर x इज इक्वल टू जेड प्लस वाई, एक्स इक्वल टू जेड प्लस वाई भी तो लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू जेड प्लस वाई। कोई ऑप्शन है x इज इक्वल टू जेड प्लस वाई वाला, हाँ x इज इक्वल टू जेड प्लस वाई वाला ऑप्शन हमें दिख रहा है ए, तो आंसर डायरेक्ट हो जाएगा ए। तो देखो इसमें कुछ ज्यादा हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, बस ऐसी दो लाइन में सॉल्व हो गया है। ठीक है, रिएक्शन लिख के नहीं दिखानी पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट अगर आप बात करें, द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लॉट डू नॉट रिप्रेजेंट आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन जब भी होता है, आपकी गैस की इक्वेशन जो होती है, गैस की इक्वेशन वो क्या है, यहां पे लिख देते हैं, देखिए पीवी इक्वल्स टू nRT, ये आपकी गैस की इक्वेशन होती है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो पीवी आएगा वो भी कांस्टेंट आएगा, फॉर फिक्स नंबर ऑफ मोल्स पीवी क्या आएगा, कांस्टेंट। आइडियल गैस की हमने इक्वेशन अप्लाई करी, आइडियल गैस की इक्वेशन हमें अप्लाई करके पता चला कि पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, nRT, और पीवी इज इक्वल टू nRT है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपका पीवी भी कांस्टेंट आएगा। और अगर आपका पीवी कांस्टेंट हो गया तो यहीं से हमने बोल दिया कि पीवी अगर आपका कांस्टेंट है, इसका मतलब पीवी चेंज नहीं करेगा, तो पीवी चेंज नहीं करेगा। सी ग्राफ में आप देख लो एकदम कांस्टेंट आ रहा, तो सी ऑप्शन तो बिल्कुल आपका क्या है, सी ग्राफ तो करेक्ट है, पर वो कह रहा है डू नॉट रिप्रेजेंट, क्या कह रहा है, डू नॉट रिप्रेजेंट, तो सी तो रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा एक और चीज, अगर पीवी कांस्टेंट है तो हम यहां पर एक चीज बोल सकते हैं, अगर पीवी आपको कांस्टेंट दिख जाए तो एक चीज आप बोल सकते हो कि पी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वी के, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर पीवी कांस्टेंट है तो आप यहां पर बोल सकते हो कि पी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वी के, और अगर पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वी के तो जो ग्राफ आएगा वो आना चाहिए हाइपरबोला। कैसा ग्राफ आना चाहिए, हाइपरबोला। क्या ये भी तो बोल सकता हूं, देखो पी और 1/v तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि यहां 1/v और पी का पूछ रहा है। अगर पीवी का हमसे बनवाता, यहां देखिए देखिए पीवी का अगर हमसे बनवाता तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता, लेकिन वो पीवी का नहीं, वो बना रहा पी और 1/v का, तो पी और 1/v का कैसा आएगा, पी और 1/v का, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा आपका। ठीक है, और ये बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट होगा, कहां से, ओरिजिन से, ऐसा ग्राफ आएगा। तो ऐसा ग्राफ आएगा नहीं, ए ग्राफ भी सही है, ए ग्राफ और सी ग्राफ सही है, बट बी और डी ग्राफ गलत है। वो कह रहा है डू नॉट रिप्रेजेंट, ये बात याद रखना, कई क्वेश्चन में आता है, आप सीधा आइसोथर्मल देखोगे, आइसोथर्मल ढूंढने लग जाओगे इसमें, और आंसर ए और सी लगा दोगे। आपने ए और सी लगा दिया, वही आंसर आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या है, बी और डी, क्योंकि वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन की बात करें तो स्पॉन्टेनियस, अ प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, ऐसा प्रोसेस जो हर टेम्परेचर पर कांस्टेंट आए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो तो वो पता कैसे चलेगा, तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस पता चलता है गिब्स एनर्जी के फॉर्मूले से। इसके गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा जी इक्वल्स टू, गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस। ये वाला फॉर्मूला याद रखना है आपको जब भी स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस पूछे।
डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि डेल्टा जी जैसे ही नेगेटिव होगा तो प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। अब देखिए इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन डेल्टा जी को नेगेटिव बनाता है। अगर मैं डेल्टा एस, ये जो डेल्टा एस है इसको रखूं पॉजिटिव, क्या रखूं, पॉजिटिव, तो ये वाली साइड तो नेगेटिव रहेगी, तो ये वाली जो पूरी साइड टी डेल्टा एस तो नेगेटिव आएगा। अगर मैं डेल्टा एस को रखता हूं पॉजिटिव तो यहां नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, यानी पूरी साइड नेगेटिव रहेगी आपकी, क्या रहेगी, नेगेटिव। और मैं डेल्टा एच को भी क्या कर देता हूं, डेल्टा एच को भी डेल्टा एच को भी नेगेटिव कर देता हूं, तो डेल्टा एच भी आपका नेगेटिव है, ये आपका क्या है, ये पूरा पार्ट भी नेगेटिव आ रहा है, ये पूरा पार्ट भी नेगेटिव, ये पूरा पार्ट भी नेगेटिव, तो डेल्टा जी तो नेगेटिव आएगा ही भाई। नेगेटिव नेगेटिव अगर ऐसे किस तरीके से ले मैं, यहां भी माइनस, यहां भी -4 -5 -9, तो माइनस ही आएगा, माइनस ही आएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस तब होता है जब गिब्स एनर्जी क्या हो, नेगेटिव हो जाएगा। गिब्स एनर्जी नेगेटिव आइडेंटिफाई करनी है आपको, ठीक है। तो डेल्टा एस उसके लिए पॉजिटिव और डेल्टा एच नेगेटिव, क्योंकि डेल्टा एच एस अगर पॉजिटिव रहा, पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 रहा, तो ये ओवरऑल टर्म आपकी क्या रहेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव रहेगा, ये भी नेगेटिव 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 ओवरऑल नेगेटिव आएगा। तो डेल्टा एस तो पॉजिटिव होना चाहिए, डेल्टा एच आपका नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। यानी ये ग्रेटर देन 0, ये लेस देन 0। तो ऑप्शन देख लो, ये ग्रेटर देन 0 कौन से में रखा है, सी में, ठीक है। ये ग्रेटर देन 0 सी में भी गिवन है, ग्रेटर देन 0 बी में भी गिवन है, और डेल्टा एच लेस देन 0 बी में गिवन है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो गया, क्योंकि बी और सी में डेल्टा एच दोनों में ग्रेटर देन 0 है, पर फिर डेल्टा एच देखो, डेल्टा एच ये लेस देन 0, लेस देन 0 किसमें, बी ऑप्शन में। तो आंसर क्या हो गया आपका, आंसर हो गया आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम आइसोथर्मल के लिए देखते हैं कौन सी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, डज नॉट, यहां भी देखो डज नॉट वाली चीज आ गई, ठीक है। कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि डेल्टा एच इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्यू है आपका हीट, डब्ल्यू है आपका वर्क डन। अब अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो आइसोथर्मल में डेल्टा यू 0 होता है, और अगर डेल्टा यू 0 हुआ तो क्यू आएगा माइनस का डब्ल्यू। किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए, ये किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए आता है, आइसोथर्मल के लिए। तो आइसोथर्मल में क्या, क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू रखा है, ठीक, यानी बी ऑप्शन तो ठीक है आपका एकदम। सी ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन है एडायबिटिक, एडायबिटिक में देखिए यहाँ पे ध्यान से, एडायबिटिक में क्यू 0 होता है, क्या 0 होता है, क्यू। तो अगर क्यू 0 जाएगा तो डेल्टा यू आएगा डब्ल्यू के बराबर। एडायबिटिक का डेल्टा यू बराबर है किसके, डब्ल्यू के बराबर है, पर यहाँ डेल्टा यू किसके बराबर दे रखा, माइनस का डब्ल्यू के बराबर दे रखा, किसके बराबर, माइनस का डब्ल्यू। तो यहाँ डेल्टा यू बराबर होना चाहिए डब्ल्यू, डेल्टा यू बराबर होना चाहिए डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू, तो यानी सी ऑप्शन ही आपका क्या है, रॉन्ग है, सी ऑप्शन ही आपका क्या है, गलत है। वहीं आइसोकोरिक की अगर आप बात करें तो आइसोकोरिक, अगर आइसोकोरिक की बात करें तो आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क डन 0 आता है, क्या आता है, वर्क डन 0। तो वर्क डन 0 आएगा तो डेल्टा यू बराबर होगा क्यू के, तो यहाँ पे डेल्टा यू क्यू के बराबर रखा है, यानी ये ऑप्शन भी क्या एकदम एकदम करेक्ट ऑप्शन है गिवन। साइक्लिक में बिल्कुल आइसोथर्मल की तरह डेल्टा यू 0 होता है, क्या 0 होता है, डेल्टा यू। तो साइक्लिक का भी क्यू इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस का डब्ल्यू, तो वो भी ठीक है। तो ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, डी भी ठीक है, बट सी ऑप्शन आपका गलत है। वो यही पूछ रहा था कौन सा गलत है, कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है आपको एक रिएक्शन S प्लस O2 गिव्स SO2 K1। इस क्वेश्चन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 की पावर 52 है। अगली वाली रिएक्शन का है 10 की पावर 129, और आपसे तीसरी इक्वेशन का पूछ रहा है। अभी एक क्वेश्चन करा था हमने जिसमें एक्स वाई और जेड के बीच में रिलेशन निकाला था, वहां भी यही था कि उन तीनों में रिलेशन बनाना था। यहां भी इन तीनों में ऐसा, इन दोनों का कुछ रिलेशन सेटअप करके ये वाली रिएक्शन बनानी है। तो आप यहां देखो, आप सबसे पहले यहां देखो 2SO2 लाना है मुझे। SO2 कहां पर है, SO2 ये रहा। अब इसे ट्वाइस करके लाना है और रिवर्स भी करनी है रिएक्शन को, तो रिएक्शन को रिवर्स भी करो और इसका ट्वाइस भी कर दो। ट्वाइस कर, जब भी हम के में ट्वाइस क्या होता है, के में स्क्वायरिंग करनी होती है, क्या करनी होती है, स्क्वायरिंग। अगर थ्राइस करना है तो क्यूब लेना होता है, वहां पे क्या लेना होता है, क्यूब। 3 लेना है तो क्यूब लो, 2 लेना है तो स्क्वायर लो। तो मुझे यहाँ 2 भी चाहिए और रिएक्शन रिवर्स भी चाहिए। रिएक्शन रिवर्स का मतलब कि जो आपका न्यू के होगा वो जाएगा 1/10 की पावर 52, और आप उससे 2 से भी मल्टीप्लाई करो तो उसका स्क्वायर भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर भी हो जाएगा। तो ये ओवरऑल आएगा 1/10 की पावर 52 दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 104। जब भी ऐसे स्क्वायर दिया होता है तो हम पावर ऐड करनी होती है, मैं क्या पावर 2 बार ऐड करनी है इसका मतलब, तो 104 आ गया। ये तो क्या आया किसका, रिवर्स रिएक्शन का क्या आ गया, किसका, रिवर्स का। नेक्स्ट वाली रिएक्शन देखते हैं, इसे हमें एज इट इज लेना है, क्योंकि देखो ट्वाइस SO3 इसे एज इट इज लेना है। पहली वाली तो पहली वाली रिवर्स कर दी, इसे एज इट इज लेना है, यानी K2 का K2 ऐसे ही लिया जाएगा। K2 इक्वल्स टू कितना है आपका, 10 की पावर 129। अब आपको इसका निकालना, तो अब इन दोनों को कंबाइन कर दो। यहां पर कंबाइन करने का मतलब होता है मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो। वो क्वेश्चन डेल्टा एच के लिए था,
वो क्वेश्चन लिख सकते हैं डेल्टा एच के लिए। तो वहां अगर दो रिएक्शन को ऐड करते हैं तो प्लस लगाना होता है, क्या लगाना होता है, प्लस लगाना होता है। रिवर्स करते हैं तो माइनस लगाना होता है। यहां पर रिवर्स करते हैं तो रेसिप्रोकल लेना होता है, क्या लेना होता है, रेसिप्रोकल। और ट्वाइस लगाते हैं तो यहां पर स्क्वायर लेना होता है, क्या लेना होता है, स्क्वायर। ठीक है, यहां पर ट्वाइस लगा रहे हैं तो स्क्वायर लेना होता है। अब आप दोनों रिएक्शन को क्या कर रहे हो, दोनों रिएक्शन को आप ऐड कर रहे हो, तो आपको k डैश इंटू k2 करना पड़ेगा नई रिएक्शन का k निकालने के लिए। तो k डैश कितना है, 1/10 की पावर 104 इंटू ये क्या है 10 की पावर 129। इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 10 की पावर 125, 10 की पावर 125। ठीक है, तो 10 की पावर 125, 10 की पावर 125 आ जाएगा। 10 की पावर 125 किसी ऑप्शन में देखो, कोई से ऑप्शन में है, नहीं सॉरी 125 नहीं, कितना आएगा 125 नहीं 25 आएगा, क्योंकि 29 है और नीचे 104 है, 29 और 104 25 आएगा, 10 की पावर 25। तो 10 की पावर 25 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप रिएक्शन की बात करें तो पूछ रहा है इनमें से कौन सी रिएक्शन ऐसी है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kp इज नॉट इक्वल टू Kc। Kp Kc का रिलेशन याद है, नहीं याद है तो देखो, Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा Ng, ऊपर क्या आएगा डेल्टा Ng, ये Kp और Kc का रिलेशन है। Kp इक्वल टू Kc RT डेल्टा Ng, Kp Kc का रिलेशन है। तो कह रहा है Kp Kc के बराबर किसमें नहीं होगा, तो भाई उसमें बराबर देखो, Kp Kc के बराबर कब आएगा, तब डेल्टा Ng जीरो हो जाए, डेल्टा Ng क्या हो जाए, जीरो। अगर डेल्टा Ng जीरो हो गया तो इसकी पावर जीरो यानी 1, तो Kp और Kc बराबर आ जाए। तो अब पहले देख लो Kp Kc बराबर कहां पर आ रहा है, जिसमें डेल्टा Ng जीरो, ऊपर वाले में डेल्टा Ng क्या होता है, प्रोडक्ट की स्टोइशियोमेट्री माइनस रिएक्टेंट की स्टोइशियोमेट्री। यहां प्रोडक्ट की स्टोइशियोमेट्री क्या है 1+1, और गैस गैस वाले लेते हैं केवल 1+1 2, यहां पे 1+1 2, 2 - 2 0। तो बिल्कुल ये तो Kp के इजिकल टू Kc है पहले वाले में, तो पहले वाले में Kp बराबर किसके है, Kc के है, बिल्कुल एग्जैक्टली Kp बराबर किसके आएगा, Kc के बराबर आ जाएगा पहले वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो पहले वाले में तो Kp बराबर है आपका किसके, Kc के। नेक्स्ट वाले में देखें क्या, इसमें भी 2 - 2, यहां पे भी Kp बराबर Kc के, यहां पे भी 2 - 2, यहां पे भी Kp बराबर Kc के, यहां पे 2 - 1, क्योंकि सॉलिड को तो लेते नहीं, 2 - 1 1, यानी यहां Kp Kc के बराबर नहीं होगा, यहां पे पावर 1 आ जाएगी, ये इसमें मल्टीप्लाई जाएगा, Kc इंटू RT इजिकल टू Kp होगा, तो यानी Kp Kc के बराबर नहीं आएगा। तो इस वाले केस में डी ऑप्शन में आपका Kp Kc के बराबर नहीं आ रहा। आपको बस डेल्टा Ng जहां जीरो है वहां Kp Kc के बराबर है, जहां जीरो नहीं है वहां Kp Kc के बराबर नहीं है। जीरो कहां नहीं था, लास्ट वाले में नहीं था, औरों में क्यों था, क्योंकि वहां पे स्टोइशियोमेट्री माइनस कर रहे हैं तो जीरो आ रहा है, क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है एक रिएक्शन का 2 × 10 की पावर 15, ये रिएक्शन गिवन है और वो इस वाली रिएक्शन का आपसे पूछ रहा है। तो अगर आप ध्यान दें, और इंटीजर पूछ रहा है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, देखिए एमसीक्यू नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पर आपको बतानी है, बतानी न्यूमेरिकल वैल्यू 26 जून 2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो अगर आप यहां पर देखिए 2 × 10 की पावर 15 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, हमें इस रिएक्शन का गिवन है, इसका निकालना है। तो आप इस और इस रिएक्शन में देखें, एक तो रिएक्शन को रिवर्स किया हुआ है, क्योंकि कॉपर प्लस टू प्रोडक्ट में यहां पर एक तो रिएक्शन को क्या किया हुआ है, रिवर्स। रिवर्स का मतलब एक तो आपको क्या करना है, जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप निकालोगे उसको रेसिप्रोकल लेना होगा पुराने वाले का, रेसिप्रोकल ले लिया भाई, ठीक है, 2 × 1/2 × 10 की पावर 15, उसका 2 × 10 की पावर 15 था, इसका 1/2 × 10 की पावर 15 हो जाएगा, और साथ साथ 1/2 की भी मल्टीप्लाई की हर जगह, यहाँ भाई यहाँ भी 1/2 करूंगा, देखो एजी बचेगा ना खाली, इसलिए एजी है, यहाँ भी 1/2 करा, एजी प्लस तो एजी प्लस है, यहाँ भी 1/2 करा, रिवर्स भी कर रखे ना रिएक्शन, तो इधर वाली चीज उधर चली गई, इधर वाली चीज इधर आ गई, और 1/2 भी है पावर, 1/2 है तो इसका मतलब पावर में 1/2 जाएगा, पावर में क्या जाएगा 1/2 चले जाएगा पावर में। अच्छा ठीक है, 1/2 चला गया। अब इसे देखो, इसे सॉल्व करो, ध्यान, इसे कैसे सॉल्व करें भाई, 1/2 × 10 की पावर 15, तो 15 का तो मैं कैसे भाई अंडर रूट करूंगा, 16 का कर सकता हूं, किसका 16 का, इसे जैसे मैं 16 बनाऊंगा 16 बना सकता हूं कैसे, अगर इसे मैं 0.2 ले लूं तो यहां पे मैं ले लूंगा 1/0.2 इंटू 10 की पावर, इसे क्या बना दिया मैंने 16 बना दिया। अब ये पावर मेरी 1/2 ठीक बैठ रही है, मैं 16 का 8 लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं 8 लिख दूंगा, और पॉइंट हटाया मैंने, ऊपर ले लिया क्या 10 और 2 से काट दिया, 2 5 10, तो ये ओवरऑल आ गया 5 × 10 की पावर -16 की पावर 1/2, 5 × 10 की पावर -16 की पावर 1/2। क्या 5 × 10 की पावर 16 की पावर 1/2 हम सॉल्व कर सकते हैं, इजिली सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज 5 की पावर 1/2 यानी 5 का अंडर रूट, और 10 की पावर -16 आ गया, 10 की पावर -8 अंडर रूट 5 लगभग 2.25 होता है, क्या होता है 2.25 इंटू 10 की पावर -8, नया के आ गया हमारा, क्या आ गया नया के, ठीक है। वो किसकी पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ एक्स इंटीजर, वो कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट x इंटू 10 की पावर -8 होगा, तो देखो 10 की पावर -8 तो आ गया हमारा, 10 की पावर -8 तो आ गया, पर उसके साथ साथ 10 की पावर -8 के साथ साथ हमारे पास 2.25 भी है, क्या 2.25, तो हमारा वो पूछ रहा है इंटीजर क्या होगा, वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू 2.25 है,
बट वो नियरेस्ट इंटीजर पे पूछा है तो वैल्यू हो गई 2, नियरेस्ट इंटीजर पे पूछा है तो वैल्यू क्या हो गई 2। दोबारा देखो रिएक्शन को रिवर्स करा तो k क्या आ गया, नीचे आ गया, साथ साथ 1/2 से भी मल्टीप्लाई कर रखा है पूरी रिएक्शन को, तो पावर में 1/2 चला गया, क्या चला गया 1/2 चला गया। फिर मेरा ओवरऑल आया ये आपका 0.2 मतलब 1/2 इंटू 10 की पावर 15 की पावर 1/2। मैंने देखा 10 की पावर 15 का अंडर रूट सॉल्व करना मुश्किल है, इसको 16 बना दो, इसको 0.2 बना दो, तो 0.2 इंटू 10 की पावर 16, पॉइंट हटा ऊपर 10 आया 5 आ गया, 5 की पावर 1/2 आराम से सॉल्व कर लेंगे, 10 की पावर 16 ऊपर जाकर 10 की पावर -16 हो गया, 10 की पावर -16 का 10 की पावर -8 आया, अंडर रूट 5 का 2.25, नियरेस्ट इंटीजर 2 है, क्या है 2। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखें तो आपको डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, डेल्टा गिब्स एनर्जी आपको निकालनी है इस रिएक्शन की। तो गिब्स एनर्जी का अगर आप फॉर्मूला देखें तो गिब्स एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला है माइनस का आर टी माइनस का 2.303, ठीक है, माइनस का 2.303 आर टी लॉग के, ये आपका फॉर्मूला था, माइनस का 2.303 आर टी और साथ साथ क्या आता है यहाँ पे लॉग के आता है। ठीक है, तो यहां पे अगर अब बात है इस रिएक्शन में देखो खासियत क्या है कि के की वैल्यू क्या रखें भाई, तो आपको याद रखना है ये जो वाटर की रिएक्शन है, वाटर के साथ और ये दोनों बन रहा है, तो इसका जो के होता है, इसका के होता है 10 की पावर -14, क्या होता है 10 की पावर -14, तो ये ओवरऑल आएगा माइनस का 2.3, इसको लगभग 2.3 ले सकते हैं आप, आर की वैल्यू लगभग 8.3 ले लोगे, इंटू लॉग के की वैल्यू, लॉग के कितना है 10 की पावर -14, तो लॉग 10 की पावर -14, लॉग 10 की पावर -14, आंसर आएगा माइनस का 14 आएगा, क्या आएगा -14 लॉग 10 हो जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ओवरऑल मतलब जो पावर होती है ना 10 की वही आ जाता है, तो -14 माइनस माइनस प्लस कर दूंगा इसे, तो यहां आ जाएगा 14। इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बेसिकली क्या है, आपका आंसर लगभग आ जाएगा। ठीक है, तो 14, 28 और फिर 8, तो जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका, और साथ साथ टेम्परेचर भी तो लेना है 298 केल्विन, इन सबको मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो लगभग ये 70,000 की रेंज में आएगा, 79,000 की रेंज में, और 79,000 लगभग आपका क्या हो गया 80 किलो जूल पर मोल हो गया, क्या हो गया 80 किलो जूल पर मोल, 79,000 होगा लगभग। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करके देखोगे 79,000 के आसपास आएगा, तो वो ओवरऑल कितना बैठेगा 79 के आसपास, यानी 80 किलो जूल, जब 1000 से भी डिवाइड करोगे फिर, ठीक है, तभी तो किलो जूल में आएगा, किसमें आएगा किलो जूल में। ठीक है, क्योंकि ये भी 80,000 है, 80 इंटू 10 की पावर 3, 80,000 है लगभग। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट रिएक्शन देखें तो ये एटम से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको रेडियस ऑफ थर्ड, रेडियस का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, तो अगर मैं रेडियस का फॉर्मूला देखूं तो रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 n स्क्वायर बाय z, ये रेडियस है आपका, एंगस्ट्रॉम में निकलता है आंसर। ठीक है, तो ये रेडियस होता है आपका एटम का। वो कह रहा है थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट का निकालो, तो थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट, हाइड्रोजन की बात कर रहा है तो z तो सब जगह सेम हो जाएगा, यानी n स्क्वायर का रेशियो लेना है, तो थर्ड में n स्क्वायर कितना आएगा 9 और फोर में कितना आएगा 16, तो R3/R4 क्या है 9/16, R3/R4 यही है 9/16, R3/R4 को इधर भेजूंगा, 9 को ऊपर 16 को नीचे, तो ऑप्शन क्या हो गया बी, R3/R4 बी ऑप्शन में आपका 9/16 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक थ्योरी इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका परफेक्ट बैठ रहा है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपसे कह रहा है, तो देख लेते हैं भाई मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है। तो इसमें हम पकड़ लेते हैं आपका क्या, फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, देखिए फ्रीक्वेंसी अगर आप देखें तो फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड, और इसे 1 टाइम, टाइम को लिखते हैं हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 2πr/v। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि r में तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n² के, और जो वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है z/n के, ये चीज याद रखना आप। यहाँ पे क्या आता है z/n, यहाँ पे क्या आता है n²z। अब वो मैं अगर r को यहाँ पे क्या रखूं, r को मैं वेलोसिटी को मैं रखूंगा क्या z/n। ठीक है भाई, हमें तो रिलेशन निकालना, तो वैल्यू कुछ नहीं रखनी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन निकालना है। आप देखो कहां पे गया ये वाला, डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन निकालना है, तो z/n आ गया, किसकी जगह v की जगह, r की जगह मैं लिख दूंगा n²z। तो ओवरऑल बताओ ऊपर 2z आ गए, यानी ऑप्शन z²n³ हो जाएगा, क्या हो जाएगा z²n³। ठीक है भाई, r की जगह n²z, तो z²n³ है यहाँ पे, तो z³ रखा है, क्या रखा है z³ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1 टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड को हमने लिख दिया z/n और रेडियस को हमने लिख दिया n²z, तो ऊपर z² होना चाहिए, नीचे n की पावर 3 होनी चाहिए, और ऊपर z³ गिवन है, क्या गिवन है z³ गिवन है, तो ये ऑप्शन फिट नहीं बैठ रहा, समझ गए, ऑप्शन फिट नहीं है। नेक्स्ट हम काइनेटिक एनर्जी पे, काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी का स्क्वायर आता है हाफ mv², तो v का स्क्वायर करूंगा तो z²/n² आएगा, z²/n², यानी ए ऑप्शन परफेक्ट एकदम, ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन गलत है, डी और देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं डी और देख लेते हैं, डी देख लेंगे तो हो सकता है ऑप्शन ए हो जाए। तो डी को, कूलाम्ब फोर्स को देखो, कूलाम्ब फोर्स
कूलाम फोर्स को जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं के जेड ई। जेड ई आपका न्यूक्लियस का मास, न्यूक्लियस का चार्ज है, ई आपका इलेक्ट्रॉन का, नीचे हम लेते हैं आर स्क्वायर का, लेते हैं आर स्क्वायर। अब यहां पे समझो ऊपर तो जेड है, नीचे आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर होता है एन स्क्वायर बाय जेड, तो ऊपर ओवरऑल जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जेड स्क्वायर बाय एन, बल्कि इसका आर स्क्वायर है, सॉरी आर स्क्वायर है, तो एन स्क्वायर का भी स्क्वायर करूंगा एन की पावर 4 हो जाएगा। यहां पे क्या जाएगा? जेड का स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर बाय जेड, एन स्क्वायर बाय जेड है ना, एन स्क्वायर बाय जेड, तो एन का स्क्वायर और स्क्वायर करूंगा तो एन की पावर 4, जेड का करूंगा तो जेड का स्क्वायर, तो एन 4 बाय जेड, एन 4 बाय जेड स्क्वायर आ गया। यहाँ पे जेड स्क्वायर इंटू जेड करूंगा तो कितना आएगा? जेड का क्यूब डिवाइड बाय एन की पावर 4, तो जेड का क्यूब और एन की पावर 4, बिल्कुल सही, जेड का क्यूब एन की पावर 4, यानी ए भी ऑप्शन सही है, डी भी ऑप्शन सही है, तो ए एंड डी पहले मारा भाई, बी चेक करने की हमें जरूरत है नहीं, क्योंकि बी किसी भी ऑप्शन में गिवन नहीं है। देखो ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये लिमिटिंग रेट वाला हम क्वेश्चन कर चुके हैं, और ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं स्टार्टिंग में। तो इस तरीके से आपके ये सारे फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन थे, ध्यान से इन्हें करिएगा, दोबारा रिपीटेडली अच्छे से करेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसी ही वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। कंटेंट आता रहेगा, कंटेंट भी देखते रहिएगा।